की क्या निपुणता, क्या आती है जी, निपुणता। शक्ति तो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात कवि के अंदर रहने वाला एक कवित्व बीज, कवित्व रूपी बीज है ना। ऐसा कवित्व रूपी बीज और संस्कार विशेष को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है ना। कवि के अंदर जो कवित्व रूपी बीज रहता है उस बीज स्वरूप संस्कार विशेष को शक्ति कहा जाता है, अर्थात सामर्थ्य, काव्य करने की सामर्थ्य, जिसके बिना काव्य संभव ही नहीं है। यदि वो शक्ति उसके अंदर न रहे तो काव्य वह नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई, शक्ति हो गई। उसके बाद आती है निपुणता। अब निपुणता की बात क्या की थी आपने कारिका में, क्या बात थी निपुणता के विषय में, फटाफट से बोलिए, पूरा करना है उल्लास आज। क्या बात हुई थी निपुणता के विषय में? छंदो व्याकरण आदि शास्त्राणाम। हाँ 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 हाँ, अरे कारिका में क्या बात थी, शक्ति निपुणता, आगे क्या था? लोक शास्त्र वेद हाँ, लोक शास्त्रार्थ, हाँ, अर्थात निपुणता होनी चाहिए, किस विषय की निपुणता होनी चाहिए, तो कहते लोक शास्त्र, पहले मोटा समझ लो, किसकी निपुणता होनी चाहिए, लोक शास्त्र है जो काव्य है, आदि से काव्य आदि है ना, उनको निरीक्षण करने की, उनका अनुशीलन करने की, उनका परिशीलन करने की निपुणता होनी चाहिए। अनुशीलन परिशीलन मतलब उनका, देखिए म्यूट कर लीजिए, ऐसा मत करिए, डिस्टर्ब होता है पता है इससे, छोटे बच्चे को नहीं जो बार बार समझाया जाए आपको इस विषय में, तो म्यूट करके रखो अपने आपको, जब बोलने की आवश्यकता हो तो अनम्यूट करिए उसको, जब मैं शांत रहूं तब, नहीं आपको डिस्टर्ब होगा, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनोगे तो दिक्कत होगी, रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है ना। तो लोक शास्त्र काव्य आदि के निरीक्षण अर्थात परिशीलन अनुशीलन की क्या होनी चाहिए, निपुणता, अर्थात उसका पलट सके, ग्रंथ को पलट के ये देख सकते हैं कि हमें उसमें आवश्यक क्या है ना। ठीक है, उनमें अलग अलग विभिन्न विषयों में अपने विषय को ढूंढ लेना, वही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं लोकस्य अर्थात स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य, जो शास्त्र हैं स्थावर जंगमात्मक लोक के वृत्तांत को कहने वाले जो शास्त्र हैं, छंद व्याकरण है ना, अभिधा व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग है, इन सब की प्राप्ति कराने वाले गज तुरंग खड्ग इत्यादि लक्षण जो ग्रंथ हैं, इन सब का वर्णन करने वाले और काव्यों की है, और उससे संबंधित जो महाकवि हैं, महाकवि संबंधी नाम महाकवियों की, और क्या कह रहे हैं आदि, कहा ना लोक शास्त्र आदि, आदि से क्या लेना है, बोले इतिहास पुराण आदि के विमर्शन की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात इन सबका विमर्शन कर सके, इन सबका परिशीलन कर सके, इन सबको देख सके। समझ रहे ना बात जी है? तो नहीं निपुणता के विषय में क्या है, और अभ्यास तो पता ही है, जो काव्य को करना जानते हैं, जो उस पर विचार करना जानते हैं है ना, उनके उपदेशों में, उनकी जो काव्य करने की जो शैली है, योजना है, उस पर बार बार पौनः पुण्येन प्रवृत्ति है ना, उसकी बार बार प्रवृत्ति होना, यही तीनों मिलकर के काव्य के उसमें हेतु हैं, न कि अलग अलग। ठीक है, वही कह रहे काव्य से उद्भवे अर्थात निर्माणे समुल्लासे हेतु न तो हेतवा, अर्थात तीनों मिलकर के ही काव्य के प्रति कारण बनते हैं, इसीलिए उन्होंने हेतवः न कहते हुए हेतु कहा है। समझ में आई बात? जी भैया। वास्तव में हम लोग देख क्या रहे थे अभी, उसके बाद क्या देखना था हमें, यहाँ से आज का पाठ शुरू होगा है ना। ये कारण देख रहे थे, ओ सॉरी, एवं से कारण मुक्त स्वरूप, काव्य का स्वरूप बता रहे हैं कि काव्य है क्या वास्तव में, है ना। काव्य का प्रयोजन देखा, काव्य के कारण देखे, और अब क्या देखने जा रहे हैं, काव्य का स्वरूप, वास्तव में काव्य है क्या, कहते किसे हैं काव्य, काव्य कहा किसे जाता है, तो वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, क्या क्या बोले, तत् अर्थात वह जो काव्य है, तत् मतलब काव्यम, वह काव्य कैसा होगा, बोले शब्दार्थ काव्यम, शब्दार्थ से युक्त जो शब्दार्थ स्वरूप जो काव्य है वो कैसा है, जो शब्दार्थ स्वरूप जो काव्य है वो कैसा है, तो क्या उसके विशेषण बताए, कौन कौन विशेषण बताए, बोले अदोषौ, कैसे अदोष, बोले काव्याघातक दोषौ, काव्य का विघात करने वाले जो दोष है उन दोषों से रहित। ठीक है, जो काव्यत्व की हानि करते हैं, काव्यत्व का नाश करते हैं, उनका विघात करते हैं, वैसे दोष उन दोषों से रहित होना चाहिए, अर्थात अदोष दोष रहित हो। ठीक है, दोष रहित होना चाहिए।
ठीक। दूसरा विशेषण क्या दिया, बोले सगुण, गुण युक्त होना चाहिए, है ना। अब गुण का मतलब उसके अंदर कौन गुण हो सकते हैं काव्य में पंडित जी? माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि यही गुण है ना। तो माधुर्य जी आदि गुणों से युक्त होना चाहिए, है ना। गुणों से अन्वित होना चाहिए, अन्वित मतलब युक्त होना चाहिए, है ना। तीसरा क्या बताया, बोले पुनः क्वापि अनलंकृति अपि, बोले कहीं कहीं यदि अलंकार नहीं भी रहेगा तो भी वो उसमें काव्यत्व की हानि नहीं, अलंकार रहित भी कहीं कहीं काव्य होता है, ठीक है ना। अर्थात ऐसे शब्दार्थ जिनमें कहीं कहीं अलंकार ना हो, अलंकार हो या ना हो, कोई ऐसा आवश्यक नहीं कि अलंकार चाहिए ही चाहिए, अलंकार युक्त ही काव्य होगा। जैसे उन्होंने कहा सगुण का गुण युक्त काव्य होगा, ये तो बात पक्की है कि बिना गुण के काव्य नहीं हो सकता। माधुर्य आदि गुणों से युक्त होगा तभी वह काव्य होगा, दोष रहित होगा तभी वह काव्य होगा। लेकिन कुत्रचित अनलंकृति अपि काव्य काव्य भविष्यति, है ना, भवितुमर्हति, कहीं कहीं अनलंकृति भी अर्थात अलंकार रहित भी काव्य हो सकता है। मतलब दोनों बातें हैं, अलंकार युक्त भी होगा, अलंकार मुक्त भी होगा। यदि अलंकार युक्त होगा तो भी वह काव्य, और अलंकार रहित भी होगा तो भी वह काव्य। अब होने ना होने का मतलब क्या है, अर्थात कहीं कहीं अलंकार की स्फुट प्रतीति होगी, है ना, स्फुट स्फुट प्रतीति अर्थात वो स्फुटित होता होगा, कहीं कहीं वो आपको कहीं कहीं अलंकार स्फुटित होगा, अर्थात आपको प्रत्यक्ष रूप से सुनाई देगा, दिखाई देगा कि हाँ अलंकार है यहाँ पे। और कहीं कहीं अलंकार रहित भी होगा, अर्थात अस्फुट होगा तो भी वह काव्य है। काव्यत्व की हानि अलंकार के होने न होने से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई? बात समझ में आई सबको? ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आया काव्य का स्वरूप इनके अनुसार। इनके अनुसार काव्य का स्वरूप क्या है? अब सब लोग अलग अलग काव्य का लक्षण देते हैं, यही काव्य का स्वरूप अलग अलग बताते हैं सब लोग, है ना। दंडी अलग कहते हैं, शरीर ऐसा करके सबका अलग अलग है, वो आपको भेजा जाएगा भी, काव्य का स्वरूप सबके अलग अलग लक्षण भेजे जाएंगे, ठीक है। उनको आप याद करके आएंगे कल, ठीक है पंडित जी। जी जी अब भैया। एक एक करके बता रहे हैं, कह रहे हैं दोष गुण अलंकाराः वक्ष्यन्ते। बात हुई दोष की, गुणों की और अलंकारों की, यही तो काव्य में आ रहे हैं। बोले ये सब आगे आपको कहे जाएंगे, बताए जाएंगे, है ना। आगे आपको सातवें उल्लास में आपको दोष प्राप्त होंगे, ठीक है। और अष्टम उसमें आपको गुण, और 9वें और 10वें में आपको अलंकार का वर्णन मिलेगा, ठीक है। ये आगे कहे जाएंगे, अभी पहला पढ़ रहे हैं, जब आगे आप 7वां 8वां और 9 10 पढ़ेंगे तो ऐसे आपको दोष गुण अलंकार मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। बात क्लियर है? अब जी उठा रहे हैं बस एक बात को, जो उन्होंने कहा कि अनलंकृति पुनः काव्य, उन्होंने कहा था ना कहीं कहीं अलंकार रहित भी काव्य होता, तो उसका उदाहरण देना बनता है, क्योंकि ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर अलंकार रहित काव्य होगा। अलंकार रहित काव्य होगा, ऐसी कौन सी जगह है? कोई जगह है ऐसी? तो बताने जा रहे हैं उसी को। क्या कह रहे हैं, बोले क्वापि इति अनेन एतदाह यत् सर्वत्र स अलंकारो क्वचित् तु स्फुट अलंकार विरहेपि न काव्यत्वानि। अर्थात क्वापि कहने का हमारा ये तात्पर्य है, हम क्वापि ऐसा इसीलिए कहना चाहते हैं कि कहीं पर ऐसा कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि सभी जगह सर्वत्र स अलंकारो, सभी जगह अलंकार युक्त काव्य होगा, हमें कोई उससे हानि नहीं है, कोई ऐसा हमारा द्वेष नहीं कि अलंकार युक्त काव्य नहीं होना चाहिए, है ना। सर्वत्र अलंकार शब्दार्थ अलंकार युक्त अलंकार युक्त होंगे, सालंकृत होंगे, है ना, सर्वत्र, तो काव्यत्व की हानि नहीं होगी, है ना। हम ऐसा नहीं कहना चाहते काव्यत्व की हानि होगी अलंकार युक्त होंगे शब्दार्थ तो, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि क्वचित कहीं कहीं स्फुट अलंकार विरहे भी, स्फुटित अर्थात स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्फुट मतलब स्पष्ट, है ना, स्पष्ट रूप से कहीं कहीं अलंकार के न रहने पर भी, विरह बताया ना, अलंकार विरहे भी, अलंकार के न रहने पर, अलंकार की अनुपस्थिति में भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी, अर्थात वहां भी काव्यत्व रहेगा। जहां अलंकार स्फुट प्रतीति नहीं होगी, अलंकार स्फुटित नहीं होता होगा, स्पष्ट नहीं होता होगा। बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ की ना। जी सबको क्लियर हुई बात? जी भैया। किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में? बताओ।
नहीं भैया, समझ में आ रही है। जैसे उदाहरण दे रहे था, यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव चैत्र क्षप ते च उन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बानिला सच एव अस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोतसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। अब देखिए, यहाँ कोई अलंकार की स्फुट प्रतीति नहीं होती, ठीक है, स्पष्ट प्रतीति यहाँ अलंकार की नहीं होती, ठीक है। लेकिन यद्यपि इनके अनुसार तो नहीं, हम लोग जब साहित्य दर्पण पढ़ रहे थे तो वहां भी ये विषय आया था ना, ये विषय आया था ना वहां भी। हमने क्या चर्चा की थी, जी। आपको बताएगा मुझे पंडित? कोई पंडित बताएगा क्या बात हुई थी वहां पे? बताओ बताओ बताओ। इसमें विभावना विशेषोक्ति अलंकार आ रहा था। विभावना और विशेषोक्ति। विशेषोक्ति, विभावना विशेषोक्ति कैसे, मतलब क्या कारण होता है विभावना विशेषोक्ति का? कब आता है विभावना विशेषोक्ति? जब कारण हो और कारण के बिना कार्य हो, और तब विभावना विशेषोक्ति युक्त शंकर अलंकार बात हुई थी। अच्छा, और कोई बताइए। मतलब हो जाए, है क्या हो जाए? होता है जिसमें बिना हेतु के कार्य हो जाए उस अलंकार को। बिना कारण के कार्य उत्पन्न होता हो तो कौन है, कौन होता है वो? ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? विभावना विशेषोक्ति अलंकार। दोनों एक ही में आ जाते हैं, विभावना विशेषोक्ति। भाई विभावना अलग है, विशेषोक्ति अलग है। जब कारण नहीं होता है और कार्य होता है तो विभावना होता है, और विभावना कार्य होता है। कारण हो और कार्य ना हो रहा हो तो विशेषोक्ति। दोबारा बोलिए। कारण ना हो और कार्य हो रहा हो तो विभावना हो जाएगा। कारणाभावे, कारण के अभाव में कार्य सत्वम, है ना, कार्य का होना क्या कहलाता है? ये विभावना। जी। अब विशेषोक्ति में होता है इसका उल्टा कर दीजिए, है ना। कारण सत्वे कार्याभाव। हमारे यहाँ नियम क्या है पंडित जी, कि कारण होगा तो कार्य होगा, विशेषोक्ति, ठीक है। हमारे यहाँ नियम क्या है पंडित, कि हमारे यहाँ कार्य है, वो सॉरी कारण है तो कार्य होगा। आज भी कार्य कारण में विचार कर रहे थे हम लोग। कारण है, यदि मृत्तिका है तो घट होगा, यदि तंतु है तो पट होगा, यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि कारण का अभाव है लेकिन कार्य उत्पन्न हो जा रहा है, तो कौन सा अलंकार है? वह विभावना है। और कारण यदि नहीं, कारण नहीं है लेकिन तदपि कार्य, कारण है लेकिन कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो कौन है वो? विशेषोक्ति है ना। हाँ, अब इनको नहीं स्पष्ट, इनको स्पष्ट नहीं हो रहा है ये चीज, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है ना। अरे श्लोक का अर्थ तो सबको पता होगा ना, अभी 50 बार पढ़ चुके उसको, बताओ, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा कर रहा हूँ, है ना। यहाँ ऐसा है कि नहीं, बताओ। दोनों है कि नहीं, विभावना भी है विशेषोक्ति भी है। कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, कार्य है लेकिन कारण नहीं हो रहा, कारण नहीं है, कार्य उत्पन्न हो रहा है लेकिन चित्त में समुत्कंठा उत्पन्न हो रही है, बिना कारण के उत्पन्न हो रही है। कारण कौन है उसको उत्पन्न करने वाला? वो प्रियतम, वो नहीं है। बताओ। लेकिन यहाँ पे कोई स्पष्ट रूप है, अत्र न स्फोटो कश्चिद अलंकार, यहाँ स्फोट प्रतीत होने वाला, स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला कोई अलंकार नहीं है ना। बात समझ आ रही है? किसके कारण? रस से च प्राधान्यात नो अलंकारता, रस की प्रधानता हो रही कारण यहाँ अलंकारता नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या अर्थ बताने की आवश्यकता है श्लोक का? पढ़े आप लोग कई बार अर्थ, देख लीजिएगा, सामान्य सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। बता दीजिएगा यदि आवश्यकता हो तो, बताने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि कई बार हो चुका है, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा नहीं की, ठीक है। लेकिन यदि आप जाते हैं, ये तो काव्य प्रकाश की बात है, लेकिन जब साहित्य दर्पणकार इसका खंडन करते तो वो क्या कहते हैं पंडित जी, कि आप जो कह रहे हैं अलंकृति या अनलंकृति नहीं है, अभी तो कौन अलंकार बताते हो यहाँ पे? कौन अलंकार बताते हैं यहाँ? है शंकर? बोलो बोलो, सही बोल रहे, बोलो।
कौन अलंकार बताते हैं? विभावना विशेषोक्ति संकर है। संकर अलंकार बताते हैं, नहीं बताते? बोलो महाराज। जी भैया जी शंकर हो जाएगा, दो अलंकारों का मिलना ही शंकर हो जाता है। तो काहे नहीं बोलते हैं जी? चलिए, समझ में आ गई ना बात? चलो आगे चले। यहाँ बता रहे हैं वो एकदम, यहाँ पढ़ेंगे इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे अत्र न स्फुटो न अलंकार, यहाँ स्फुट प्रतीति, स्पष्ट प्रतीति होने कारण, न होने कारण यहाँ अलंकारिता नहीं है ना। कह रहे शिला भट्टारिका नामक कश्मीरी कवयित्री के यह कौमारहरा आदि उदाहरण में, उनका उदाहरण है में एक नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है, उसकी प्रियतम के प्रति नित्य नवीन उत्कंठा का वर्णन है। यहाँ विप्रलंब श्रृंगार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। मम्मट के विचार में यहाँ किसी अलंकार की स्फुट प्रतीति नहीं होती, हो ही नहीं रही है। फिर भी यह उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। कैसे काव्य की श्रेणी में आता है? ये उत्तम काव्य की श्रेणी में। अर्थात वो उदाहरण ये देना चाहते हैं, उन्होंने कहा ना कि उन्होंने कहा ना अपने उसमें काव्य के जब लक्षण कर रहे हो, काव्य का स्वरूप बता रहे, तो उसमें क्या कहा उन्होंने? बोले अनलंकृति पुनः क्वापि, बोले कहीं कहीं अलंकार रहित भी काव्य होता है। और वो देखिए काव्य नहीं होता, वो उत्तम श्रेणी का काव्य बताया उन्होंने। अलंकार रहित होने पर उत्तम श्रेणी का काव्य है ये, अलंकार रहित होते हुए भी। अर्थात अलंकार का होना ना होना काव्यत्व के होने ना होने से कोई संबंध उसका नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका खंडन आगे चल के आपके महाराज विश्वनाथ कर देते हैं, साहित्य दर्पणकार कर देते ना, वही कह रहे हैं कविराज विश्वनाथ ने यहाँ विभावना और विशेषोक्ति मूलक संदेह शंकर अलंकार की स्फुट प्रतीति मानी है। बोले आपको कैसे नहीं हो रही है पंडित जी? आप मतलब आपके कान वान खराब हो गए सब। देखिए यहाँ विभावना है और विशेषोक्ति है, उनका संदेह शंकर, दोनों में संदेह है? संदेह शंकर अलंकार है, ठीक है। आ गए? तो कारण का अभाव होने पर भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना कहलाता है, ठीक है। वो वर नहीं है, वर तथा अन्य उपकरणों की अनुपभुक्ति है ना, उनका न तो वर है और ना ही वो मतलब उन उसने वो किया, लेकिन तभी उसके मन में क्या है? चेता समुत्कंठित है, उसका चित्त समुत्कंठित उत्कंठित हो रहा है ना, है कि नहीं? कारण न होने पर, अनुभक्ति के न होने पर भी उत्कंठा हो रही है उसके मन में, अतः क्या है? विभावना है। समझ नहीं बात? और कारण के होने पर भी कार्य का अभाव, ये विशेषोक्ति है ना। उनका उपभोग कर लिया है ना, उपभोक्तता, उपभोग कर लेना उत्कंठा का कारण है ना। उपभोग होने पर भी मतलब वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन तदपि मुझे उत्कंठा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पता नहीं, सारी चीजें विद्यमान, वो कह रही ना इस बात को, यद्यपि सब कुछ यहाँ पर विद्यमान है? वही वो है सचा उन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बाने सचैव अहम अस्मि, वही मैं हूँ, है वही स्वरत व्यापार लीला, वही रेवा रोतसी वेदसी तरुतले कथम न चेता समुत्कंठते, मेरा चित्त फिर भी उत्कंठित क्यों नहीं हो रहा? मेरा उत्कंठा नहीं आ रही अंदर से, क्यों? कारण सारे विद्यमान, लेकिन कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, विशेषोक्ति है। तो दोनों में संशयात्मक स्थिति बनी है ना, कि विभावना रखा जाए, विशेषोक्ति रखा जाए, है? बताओ, तो शंका है कि नहीं? दोनों में, दोनों पार्ट में शंका आ रही है ना, तो संदेह शंकर अलंकार है कि नहीं? तो कह रहे वो अलंकार ही नहीं है? इसीलिए दोनों में इसमें विवाद होता है, ठीक है। हालांकि स्फुट प्रतीति नहीं है उसकी, वही कह रहे हैं। तो बात समझ में आ गई? उदाहरण के रूप में अभी उनको निकालिए दिमाग से, साहित्य दर्पणकार को अभी ये रखिए। उन्होंने जो कहा कि कहीं कहीं अलंकार के न रहने पर भी, स्फुट अलंकार भी रहे भी न काव्यत्व हानि, स्फुट अलंकार की प्रतीति न होने पर काव्यत्व की हानि नहीं होती। उदाहरण देकर उन्होंने उत्तम काव्य का समझा दे कि यहाँ देखो अलंकार स्फुट प्रतीति नहीं हो रही, स्पष्ट प्रतीति अलंकार की नहीं हो रही, तदपि यहाँ उत्तम काव्य का उदाहरण है, ठीक है। तदपि यह उत्तम काव्य माना जाता है। तो बात समझ में आ गई आपको? ये बताइए मुझे, बताओ, सबको समझ में आई भाई? आगे महोदय। चल
अब आगे बता रहे हैं, जिसको समझ में ना आए पूछ सकता है वो, ठीक है। जैसा आपको कभी गुरुजी। हाँ बोलिए। दिव्या जी का अप्रूवल पेंडिंग बता रहे, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब 20 क्लास में अप्रूवल आधा घंटे बाद याद आ रही है दिव्या जी को? वो वंचित हो जाएंगी इस क्लास से। वंचित हो जाएंगे तो क्या किया जाए बताइए। अब आधा आधा घंटे बाद जब याद आएगा तो क्या करेंगे? तुरंत देखना चाहिए ना भैया उस समय, बीच में क्लास रोको। देखो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। डिस्टर्ब होता है इससे, मतलब तारतम्य टूट जाता है चीजों का भाई। बोलिए, हो गया। चलिए जी अब बता रहे जी हैं गुरुजी काव्य के भेदों के विषय में। काव्य के भेद के विषय में बता रहे हैं ना। अब काव्य का लक्षण तो काव्य का स्वरूप बता दिया उन्होंने, क्यों काव्य कैसा होना चाहिए। बोले तो शब्दार्थ हो, वह शब्दार्थ यदि कैसे हो, अदोष हो, दोष रहित हो, है सगुण हो, गुण युक्त हो, और अनलंकृति पुनः क्वापि अलंकार रहित हो, है ना, कहीं कहीं अलंकार रहित भी। तो अब उसका भेद भी बताएंगे। तो बोले हाँ है। क्या बोले, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि ही बुदई ही कथिता। काव्य के भेद। ऐसा कोई प्रश्न? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। आ रही है सर। अभी नहीं आ रही थी, बीच में कट गई थी। नहीं सर, आप लेफ्ट हो गए थे। लेफ्ट ही हो गए थे? अच्छा, पता ही नहीं चलता कब लेफ्ट हो जाते कब जुड़ जाते। जादू है तो पता ही नहीं चलता कब लेफ्ट हो जाते। तो स्वरूप बता रहे काव्य का। काव्य के कितने भाग कर लेते हैं हम लोग? दो परंपराएं चलती है इसमें ना। एक तो ये जो तीन तीन स्वरूप मानते हैं काव्य के, तीन भेद मानते हैं। एक तो उत्तम, मध्यम और अधम परंपरा ही चलती है ना, उत्तम मध्यम अधम वाली। और एक परंपरा कौन सी है, जगन्नाथ जी वाली, उसमें क्या मानते हैं? इसमें चार उत्तम, मानते, चार सारे हाँ, उत्तम उत्तम मध्यम उत्तम अधम उत्तम उत्तम। और उत्तम, उत्तम 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 और बोलो अधो है, बोलो। अरे सही बोल रहा था कोई, बोलो तो। सही बोलते तब भी शंका करते हो, मध्यम और बोलो। अधम। हाँ, मध्यम और अधम। मध्यम और अधम, ये तीन, ये जगन्नाथ जी वाला सिस्टम है ना। अभी हमें उससे कोई मतलब है नहीं, हमें पकड़ना है इसको, केवल ये परंपरा को। तो उत्तम मध्यम अधम तीन भाग करते हैं। सबसे पहले चर्चा की जा रही है उत्तम काव्य के विषय में। क्या कह रहे हैं? इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनि ही बुधई ही कथिता। इदम काव्यम, इदम अर्थात काव्यम, यह काव्य, इदम काव्यम, लाल ले लो ना, लाल अच्छा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर। इदम काव्यम, यह काव्य, उत्तमम, है ना, उत्तमम। कब उत्तम होता है? कौन कौन काव्य उत्तम है? कौन काव्य उत्तम है? उत्तम काव्यम उत्तमम। कौन सा? बोले यत्र यत्र वाच्यात व्यंग्ये अतिशयनी। यत्र, यत्र मतलब जहां, वाच्यात, वाच्यार्थ जानते हैं ना, वाचकः मुख्यार्थ शब्द यहाँ और वाच्यः अर्थ। ठीक है, वाचक बोलते हैं शब्द को और वाच्य होता है अर्थ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ भी कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं पंडित जी? अभिधेय अर्थ भी कहते हैं ना। ये सारे नाम इसी के हैं। समझ में आ गई बात? वाच्य कह लीजिए, अभिधेय अर्थ कह लीजिए, मुख्य अर्थ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कह लीजिए, है ना। क्या कह रहे हैं? तो बोले यत्र मतलब जहां पर क्या हो, वाच्यात वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशयनी, जहां पर वाच्य अर्थ की अपेक्षा अर्थात मुख्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य, व्यंग्य अर्थ में, है ना, व्यंग्यार्थ मतलब प्रतीयमान अर्थ जो भी है ना, प्रतीयमान अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ में क्या हो, अतिशयोक्ति हो, अर्थात वह अधिक चमत्कृत दिखता हो, है ना। अतिशयनी मतलब
अतिशयोक्ति अर्थात चमत्कृति दिखती है ना, चमत्कार जनक हो, उसको क्या कहा जाता है? बोले बुधई ही ध्वनि ही इति कथिता, उसको विद्वानों ने, बुधई मतलब विद्वद भी, समझ में आई बात? विद्वद भी ध्वनि ही काव्यम अर्थात उत्तम काव्यम, इदम उत्तम काव्यम बुधई ही ध्वनि ही इति कथिता। पंक्ति लगी कि नहीं लगी? दोबारा सुन लीजिए। यत्र वाच्यात, आवाज आ रही भाई मेरी? जी भैया आ रही है सर। यत्र, जहां, जिस काव्य में, वाच्यात वाच्य की अपेक्षा क्या हो? वाच्यात यत्र व्यंग्ये अतिशयिनी, जहां पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में अतिशयोक्ति हो, उसको, है ना, तद उत्तमम काव्यम, उसको वह उत्तम काव्य कहलाता है। और बुधई ही ध्वनि ही इति कथिता, उसको विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। क्लियर होगी पंक्ति? जी सर। एकदम क्लियर हुई? दोबारा सुन लीजिए। यत्र, पंक्ति क्लियर होनी चाहिए, एकदम अच्छे से लगनी चाहिए। यत्र, जिस काव्य में वाच्याद वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशयनी, व्यंग्य अर्थ में, व्यंग्य अर्थ में मुख्य अर्थ की अपेक्षा जहां प्रतीयमान अर्थ में अतिशयोक्ति अर्थात अधिक चमत्कृति दिखाई देती है, उसको ऐसा उत्तम काव्य, इदम उत्तमम काव्यम, ऐसे उत्तम काव्य को बुधई ही विद्वद जनई ही विद्वद भी ध्वनि ही इति ईरिता, ध्वनि काव्य कहा। ठीक है ना, बात क्लियर है? जी सर। अरे आगे, अब आगे डिस्कस कर रहे हो खुद से, ठीक है? क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इदम इति काव्यम बुधई ही, अर्थात बुधई शब्द का मतलब क्या है? इदम शब्द से क्या लेना है? वहां उन्होंने कहा ना इदम उत्तम, मैंने लिखा था ना काव्यम, इदम काव्यम, तो इदम शब्द से काव्य को लेना है। इदम अर्थात काव्यम, बुधई अर्थात वैयाकरण ही, है ना? वैयाकरणों ने क्या कहा है? बोले प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजक शब्दस्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि इति व्यवहारः कृतः। अब देखिए, जो वैयाकरण है वो क्या मानते हैं? वैयाकरणों के यहाँ क्या चलता है? जैसे यहाँ ध्वनि है, ऐसे उनके यहाँ क्या चलता है पंडित जी? आवाज आ रही है मेरी? स्पोर्ट जी सर। बिल्कुल ही पगलेट आदमी हो। वैयाकरणों में व्याकरण नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? और क्या साहित्य चलेगा क्या? अरे मैं कह रहा हूँ जैसे अपने यहाँ ध्वनि चलता है, ऐसे उनके क्या कहते हैं उसको? मौते में का स्पोर्ट चलता है, प्रधान भूत स्पोर्ट। हाँ, जैसे हमारे यहाँ ये है, ऐसे उनके यहाँ स्फोट चलता है। क्या होता है? बोलोगे? स्पोर्ट। वही कह रहे हैं, प्रधान भूत उनके यहाँ क्या है? स्फोट है। स्फोट रूप जो व्यंग्य है, उसके व्यंजक शब्द से, उसके व्यंजक शब्द, शब्दों को उन्होंने क्या कहा है? ध्वनि इति व्यवहार। वो भी लोग इसको किसके व्यवहार में करते हैं? इस व्यंजक शब्द को ध्वनि के रूप में व्यवहारित करते हैं, वो इसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना? व्यवहार करता, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। और क्या है? और ततः तन्मतानुसारी भी, और उनके मत का अनुसरण करने वाले जो ध्वनिवादी लोग हैं, ठीक है, जो ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन आदि है ना, अनुसारी भी अन्य ही अपि न्यग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य, और उनके मत का जो अनुसरण करने वाले, तो बात ये पूरी हो गई। उस काव्य को बुधई अर्थात वैयाकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य का व्यंजक होने के कारण, प्रधानभूत स्फोट रूप का उस व्यंग्य का व्यंग्य व्यंजक होने के कारण उसको ध्वनि स्वरूप में, उस शब्द का ध्वनि स्वरूप में व्यवहार किया है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ध्वनि का ध्वनि के रूप में व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका, है ना? ठीक है। और इसीलिए ततः, इसीलिए तस्मात, इस कारण से उन के अनुसरण करने वाले, तन्मतानुसारी मतलब उन वैयाकरणों का अनुसरण करने वाले जो अन्य ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन आदि, है ना, ठीक है, उन्होंने भी अन्य अपनी नियग्भावित वाच्यस्य, है ना, किसके? बोले वाच्य के, वाच्य को नियग भावित कर देने के कारण। नियग भावित का मतलब क्या भी देखिए, समझिए। नियग भावित शब्द का अर्थ क्या है? बताए कोई मुझे? है
बोलिए, आवाज आ रही है भाई मेरी? जी। जी भैया। हाँ, नेक भावित मतलब निश्चित निश्चित होगा भैया। न्यून कर देना, डाउन कर देना, कम कर देना, या गौण कर देना, या फिर क्या देते दबा देना, उसको तिरोहित कर देना, ऐसा। समझ आ रही बात? ठीक है, नियत भावित का मतलब समझ में आया ना? अर्थात उसको दबा देना है ना, उसको वो क्या बोलते हैं उसको, गौण कर देना है, यही है ना निक भावित। तो वही कह रहे हैं उनके मत का अनुसरण करने वाले अन्य लोग भी व्यंग्य वाच्य को जहां व्यंग के द्वारा नियक भावित कर दिया जाता है, नियक भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, अर्थात वहां भी क्या कर लेता है वह आपका वाच्य अर्थ को नियक भावित करने वाले व्यंग की क्षमस्य शब्दार्थ युगल से, ऐसे शब्दार्थ युगल के लिए उन्होंने भी किसका व्यवहार किया है, ध्वनि का व्यवहार किया है। ठीक है, और शब्दार्थ को संबोधित करने के लिए, उसको व्यवहारित करने के लिए। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो वैयाकरणों ने तो ध्वनि का व्यवहार किया ही है, और उनके मत का अनुसरण करने वाले जो आपके ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन आदि, उन्होंने भी, क्योंकि वह क्या करता है, वाच्यार्थ को व्यंग्य जो है अपने व्यंग्य के द्वारा नियक भावित कर लेता है, मुख्य अर्थ को ये दबा देता है जो आपका व्यंग्य अर्थ है ना। किस कारण से? व्यंजना के कारण, व्यंजन क्षमस्य, व्यंजन की क्षमता के कारण, अर्थात उसके बलवान होने के कारण। किसको? शब्दार्थ युगल से। तो उसमें कैसा व्यवहार किया जाता है जब ऐसा होता है? तो जहां वाच्यार्थ ध्वनि का। को व्यंग्यार्थ व्यंजना के कारण, व्यंग्यार्थ के कारण दबा देता है, नियक भावित कर लेता है, तो वहां शब्दार्थ युगल में कैसा व्यवहार किया जाता है? क्या व्यवहार करते हैं वो लोग भी? ध्वनि। ध्वनि का व्यवहार करते हैं ना, ध्वनि इति व्यवहार करता है। उन्होंने भी ध्वनि का व्यवहार किया। बात क्लियर हो गई? पंक्ति लगी पूरी दोनों? जी सर। बोले यथा जैसे, देखिए बता रहे कैसे हो रहा है। क्या कह रहे हैं? निःशेष चित चंदन स्तन तटम निम्नष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजनो पुलकिता तन्वी तपेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य अज्ञात पीडागमे वापि स्नातुम इतः गतासि न तु पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम। सबको पता होगा इसका अर्थ वर्थ तो, ठीक है। मुख्य हम सामान्य एक उस पर चर्चा करते हैं सीधे सीधे। दो बातें, वाच्यार्थ से कैसे व्यंग्यार्थ को निकाला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कैसे वो वाच्यार्थ को दबा करके, वाच्यार्थ को नियक भावित करके व्यंग्यार्थ की व्यंजना के द्वारा यहाँ प्रतीति हो रही है, कैसे इसको ध्वनि काव्य कहा गया है। ठीक है, ठीक है पंडित जी? जी जी सर। जी सर। चलिए, तो अब बात क्या है, देखिए वास्तव में दो कार्य हैं। आप जब अर्थ श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक का जब आपने अर्थ पढ़ा होगा, तो आप उसी में सामने सामने एकदम स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि क्या क्या उसके साथ ऐसा वो घटनाएं बता रही है कि ऐसा सब हो गया है कि चंदनम चेता स्तनतटात्, है ना, अधर राग निमृष्ट, अधर राग जो लगा था वो मिट चुका है ना, नेत्रात् अंजनम दूरंगतः, नेत्रों में जो अंजन लगा था वो भी चला गया है, और तब तनु, तब इयम तनु पुलकिता जाता, तन्वी तन्वी है ना, या तेरी तनु जो शरीर है, काया है, वो पुलकित हो चुकी है ना। हे मिथ्यावादिनी, हे झूठ बोलने वाली, अपनी सखी से कोई नायिका कह रही है, बांधव जन की पीड़ा को न समझने वाली, तू यहाँ से वापी अर्थात कूप पर स्नान करने गई थी, या उस अधम नायक के, अधम मतलब ये जो अधम शब्द है इसी से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है यहाँ पे, है ना, ये अधम शब्द ही करा रहा है सारा खेल, है ना। वो यहाँ से तू किस लिए गई थी? न तस्य पुनस्य न पुनः तस्य अधम से अंतिकम, ना कि यहाँ से तू नहाने के लिए कह के गई थी, ना कि उस अधम के पास रमण करने के लिए गई थी। तब देखिए यहाँ सीधा वाच्यार्थ क्या निकलता है कि वो, हालांकि व्यक्ति स्नान करके आएगा तो ये भी सारे लक्षण दिखते हैं उसमें, सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? स्नान करेगा तो काजल भी मिट जाएगा, अधर राग भी, सब चीजें होंगी नहीं होंगी, और यही चीजें आपके रति क्रीड़ा के भी लक्षण है। लेकिन रति क्रीड़ा के लक्षण किससे पता पड़ रहा है आपको? क्यों रति क्रीड़ा में आपको ये ज्ञान जा रहा है? कौन है ऐसा जिसने पूरे श्लोक का एक शब्द ने अर्थ बदल दिया पूरे श्लोक का? ये अधम शब्द। वही कह रहे है ना, वही कह रहे अत्र तदंतिकमेव रंतुम गता आसीत इति प्राधान्येन अधम पदेन व्यंजते, है ना। तो वहां पर स्नान करने नहीं गई थी, तो किस लिए गई थी? किस लिए गई थी? रंतुम गता आसीत, रमण करने के लिए गई थी, है ना। ये किससे पता पड़ रहा है? पहले प्रधान रूप से नियसित जो अधम पद है उसके द्वारा ये व्यंजित हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर होगी ना? जी भैया। है ना।
देखिए बता रहे हैं, प्रस्तुत पद्य में कोई विदग्धा नायिका अपनी दूती के अनुचित व्यवहार पर उसे ताड़ना दे रही कि तू बावड़ी पर स्नान करने गई थी और उस अधम के समीप नहीं गई थी। यह निषेध स्वरूप इसका वाच्यार्थ है और स्नान की दशा का ही शब्द द्वारा वर्णन किया गया, किंतु वक्ता बोधा तथा अवसर विशेष के अनुसार इस काव्य का यह अर्थ निकलता है, वापी पर स्नान करना तो एक बहाना था, तू वास्तव में किस लिए गई थी? उस अधम के साथ रमण करने गई थी, है ना। यही इसका क्या है? व्यंग्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है। ठीक है ना। यहाँ और ये क्या ज्यादा आपको हाईलाइटेड क्या दिख रहा है? यहाँ पे वाच्यार्थ नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है? व्यंग्यार्थ अधिक दिख रहा है। व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ ही ज्यादा दिखाई था, वही कह रहे हैं। यहाँ वाच्यार्थ को दबा दिया गया है, एक भावित कर दिया गया, किसके द्वारा? वाच्यार्थ के द्वारा, वो व्यंग्यार्थ के द्वारा, ठीक है, जी सर। है ना। अरे देखिए ना, वापी स्नातोमिता गतासी, तो यहाँ से नहाने उसके ना पुनः से उसके पास तो नहीं गई ना, यहाँ से नहाने गई थी उसके पास तो नहीं गई ना। लेकिन अगर दूसरे आइडिया से सोचा जाए तो हाईलाइट करके उसको कि तू यहाँ से वो करने गई थी या उसके पास रमण करके आई है, वो करने गई थी, है ना। तो बात समझ में आ गई ना। वही कह रहे हैं यहाँ, ये अर्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष समझ करता है ना, इसीलिए ध्वनि काव्य का उदाहरण बन जाता है। वही कह रहे हैं, ध्वनि काव्य की मुख्य विशेषता ही कि उसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत होता है, ठीक है। ठीक है जी पंडित जी। जी महाराज। अब आया दूसरा मध्यम काव्य का उदाहरण। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मध्यम काव्य के विषय में? बोले अतादृशी गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, अर्थात न तादृशी। न तादृशी मतलब भाई आवाज आ रही है? उत्तम काव्य के जैसा नहीं। ऐसा नहीं होना है ना। जैसा उत्तम काव्य था आपका न तादृशी गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, अर्थात उस व्यंग्यार्थ के जैसा, जैसे वाच्यार्थ को न्यक भावित करके व्यंग्यार्थ बैठ जाता है, उसके जैसा ना होते हुए कैसा होना? वाच्यार्थ से अधिक वाच्यार्थ है। हाँ सामान्य रहना, है ना। अर्थात वाच्य से अधिक अतिशयोक्ति नहीं। वाच्यार्थ अतिशयोक्ति थी ना, अतिशयनी थी ना वहां पे, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अभी तो यहाँ पे व्यंग्य जो है उसके बराबर रहेगा, ठीक है, अधिक चमत्कृत नहीं होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको क्या कहा जाता है? उसको गुणीभूत व्यंग्यम अर्थात मध्यम काव्य कहा जाता है। उस गुणीभूत व्यंग्य काव्य को क्या कहा जाता है? मध्यम काव्य, है ना, मध्यम काव्य। उसे मध्यम काव्य कहा जाता है। उसी को विद्वानों ने गुणीभूत व्यंग्य कहा गया। वही कह रहे हैं अतादृशी अर्थात वाच्यात अनतिशयनी। जैसे वहां पे वाच्य की अपेक्षा आपकी अतिशयोक्ति थी ना व्यंग्य की, लेकिन यहाँ अधिक चमत्कृत था ना, यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे ग्रामम तरुणम तरुण्याम नव वंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवती मुहुः नितराम मलिना मुखच्छाया। अर्थ पता है इसका ना सबको कि बता दूं? तो एक बार आप बता दीजिए अपने हिसाब से। क्या कह रहे हैं? ग्राम तरुणम तरुण्या नव वंजुल मंजरी सनाथकरम, अर्थात गांव का कोई वो व्यक्ति है ना, उस तरुण को दो मतलब नायक नायिका है ना, वो व्यक्ति कहीं ऐसा मिलने का उनका निश्चित था कि हम लोग ऐसा कहीं पे मिलेंगे, हैं? आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। आ रही है सर। मिलने का उनका निश्चित था कि हम लोग कहीं मिलेंगे, है ना। तो अभी वो बता रहे कि ऐसा स्थान कौन सा होगा, क्या होगा, उसके विषय में वहां पे चर्चा की जा रही है ना। और वो वहां पहुंचा युवक, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची है, तो उसको वही इंगित किया जा रहा है ना। तो जो ग्राम तरुण है वो तरुण्याम नव वंजुल मंजरी सनाथकरम, अर्थात अपने हाथ में क्या लेकर के? अपने हाथ में क्या लेकर के? वंजुल जो लता, वंजुल मतलब जानते हैं ना, वंजुल बोला जाता है वेतस को, है ना, वेतस को, ठीक है। उस वेतस की मंजरी को लेकर के आगे जो होता है ना उसमें दाना वैसा बीजे बीजे होते हैं, है ना, उसको मंजरी बोला जाता है। तो उस वंजुल की नए वंजुल के मंजरी को अपने हाथ में लेकर के, है ना,
उस तरुणी को देखता है ना, उस तरुणी को देख रहा है ना, और उस सॉरी उस उसके हाथ में जो वो लगी है, क्या बोलता है, नव मंजुल मंजरी जो लगी है उसके हाथ में, उस तरुण के है, तो तरुणी क्या है, उसको देखते हुए तरुण्या मुहुः नितराम मलिना मुखच्छाया पश्यन्त्या भवति, उसको देखती है कि उसने, वो बता रहा है कि मैं वहां गया था ऐसा करके इलाके उसको, लेकिन तुम नहीं आई वहां पर, ऐसा करके उसको वो बता रहा है ना, और वो उसको देख करके थोड़ा सा लज्जित हो रही है, उसकी जो मुख की छाया है वो मलिन हो जा रही है उसको बार बार देखते हुए, तो बताइए ये गया था लेकिन मैं वहां नहीं पहुंची, है ना, बात समझ आ रही है। जी सर। ग्राम तरुण हाँ, ग्राम तरुणम पश्यन्त्या तरुण्याः मुखच्छाया मलिना भवति, ग्राम तरुणम पश्यन्त्या तरुण्या मुखच्छाया मलिना भवति, ठीक है, और कैसे कैसे देखते हुए, बोले मुहुः नितराम, बार बार देखते हुए उसकी मुखच्छाया मलिन हो जा रही है, बात समझ में आ गई, जी है ना। लेकिन अत्र मंजुलता गृहे दत्त संकेता न आगता इति व्यंग्य, अब यहाँ व्यंग्य क्या निकल रहा है, सामान्य तो देखिए आपका वाच्यार्थ तो सीधा सीधा है ही है, लेकिन यहाँ व्यंग्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ भी तो है ना इसमें, यद्यपि गौण हो गया है, यद्यपि कम, उसका इतना चमत्कृत नहीं, लेकिन है तो व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ क्या है कि आपने वो उसको मंजुलता लेकर के हाथ में, मंजुल मंजरी लेकर के अपने हाथ में उसको संकेत दे रहा है कि तूने कहा था आने के लिए, लेकिन तदपि न आगता, ये व्यंग्य है, ठीक है ना, बात समझ में आई। लेकिन ये व्यंग्य कैसा हो गया, बोले गुणीभूत व्यंग्यम, ये व्यंग्य गुणीभूत हो गया, दबा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि तद अपेक्षया वाच्य सेव चमत्कारित्वात्, क्योंकि इसकी अपेक्षा किसकी अधिक चमत्कृति है, वाच्य में अधिक चमत्कृति है, वाच्यार्थ में अधिक चमत्कृति है। वाच्यार्थ क्या है, बोले मलिना मुखच्छाया मुहुः नितराम पश्यन्त्या, है, उसके जो मुख की छाया मलिन हो गई, ये वाच्यार्थ अधिक चमत्कृत है उसकी अपेक्षा, ठीक है। कहने का मतलब ये है भैया कि यहाँ पर व्यंग्य भी है, लेकिन व्यंग्य जो है एक तरह से गौण होगा, इस तरह से। गौण होगा, हाँ, जैसे देखो वहां आपको स्पष्ट प्रतीति हो रही, वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी ना, लेकिन यहाँ बताना पड़ रहा है कि हाँ यहाँ ये कि दोनों ने मिलने का ऐसा कंफर्म किया था लेकिन वो नहीं पहुंची है, तो ये व्यंग्य है यहाँ पे, वही कह रहे हैं यहाँ पर वंजुल लताग्रह में मिलन, मिलन का जिससे संकेत दिया गया था वह तुम नहीं आई, यह व्यंग्यार्थ गौण हो गया है, क्योंकि इसकी अपेक्षा वाच्यार्थ मुख की कांति का मिलन हो जाना अधिक चमत्कृत है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो वाच्यार्थ है वो तो प्रधान रूप से है, और जो व्यंग्य है वो गौण रूप से है। गौण है, वाच्यार्थ ने यहाँ व्यंग्यार्थ को दबा दिया है, ठीक है, इसीलिए जी मध्यम काव्य भैया। है, जी सर। ठीक है। आगे क्या है, अरे बीच वाला चला गया, अधम काव्य का 30 पेज नंबर पे भैया। वो है नहीं, इसमें दिया नहीं है, आप लोग कोई फोटो भेजो फटाफट से, जल्दी चलो। इसके बाद आएगा अधम काव्य, अधम काव्य के दो भेद करते हैं, जिसको हम ये क्या कहते हैं, आवाज आ रही है मेरी, जी चित्र काव्य यानी अवर काव्य, है ना, चित्र काव्य यानी अवर काव्य, वो दो भागों में बांटा जाता है, शब्द चित्र और वाच्य चित्र, ठीक है, चित्र। शब्द चित्र और वाच्य चित्र। शब्द चित्र का उदाहरण क्या, मतलब जहाँ पे शब्द की चमत्कार दिखाई जाए, शब्द की चमत्कारिता, शब्द के ही चित्र बनाए जाते हैं, शब्द से ही चमत्कृति दिखाई जाती है, शब्द का ही कौतूहल दिखाया जाता है, वो क्या है, शब्द चित्र बनता है। जैसे आप लोग देखेंगे वो उदाहरण आपके यहाँ मिलेगा, किसी के पास हो तो भेज दीजिए, इसमें है नहीं, वो पेज मिसिंग है, वो जो है आपका स्वच्छंदोच्छल दच्छक अच्छक अच्छाद तराम्बुच्छटा है ना, ठीक है, भेज रहे हैं। हाँ, ये आपके उसका उदाहरण है, शब्द चित्र का उदाहरण है ना। भेज दिए भैया। मेरे को जावा में भी होगा शायद, एक मिनट, नारायण नारायण, अरे कल एक और पुस्तक से देख रहे थे ना, वो कौन सी थी, कल एक थी ना पुस्तक काव्य प्रकाश वाली, यही से देख रहे थे। वो पीडीएफ था।
भेज दिया भैया व्हाट्सएप पे। अच्छा कहाँ भेजा? व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे भेजो बाबू, व्हाट्सएप इसमें नहीं है। जी ये टैली पे है। अब भेजा बस है थोड़ा भैया। समझाना है। अच्छा अच्छा, थोड़ा समझाना है बस, खाली कुछ नहीं है इसमें, है कुछ नहीं, थोड़ा समझाना है। तो ना तो सब बवाल रहता है इसमें। चलो काटूंगा तो पूरा कट जाएगा। यही है क्या? हाँ अच्छा ये भेजा है, दिख रहा है सबको? जी सर। भैया दिखाई दे। तो यहाँ क्या है? यहाँ देखिए व्यंग्य की तो स्फुट प्रतीति आपको होती ही नहीं है। अब व्यंग्य बिल्कुल व्यंग्य से रहित होगा, ये यहाँ व्यंग्य दिखेगा ही नहीं आपको, है ना? ठीक है, बात समझ आ रही है? व्यंग्यार्थ से रहित होता है, इसलिए इसको काव्य को क्या कहा जाता है? अवर काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको पंडित जी काव्य को? अवर काव्य। अवर काव्य की शब्द, अवर काव्य, अवर काव्य कैटेगरी में रखा जाता है। बात समझ आ गई ना? ठीक है ना? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंगम तो अवरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंगम तो अवरम स्मृतम। अच्छा ये भी है, भेजा है? अच्छा वाह 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 वाह, उत्तम। ये लिखा है ना, देखो, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंगम तो अवरम स्मृतम। जहां किसकी मतलब व्यंग्य से अव्यंग्य हो, अर्थात व्यंग्य की उसमें प्रतीति हो ही ना आपको। और शब्द चित्र मतलब, चित्र का मतलब क्या है यहाँ पे? बोले गुण अलंकार युक्तम, गुण और अलंकार से युक्त हो, जहां गुण और अलंकार की प्रचुरता। समझ में बात? उसको क्या कहा गया है ऐसे काव्य को? बोले अवरम स्मृतम, अवर काव्य कहा गया। ठीक है, यहाँ पर शब्द चित्र की या वाच्य चित्र की, शब्द चित्र मतलब गुण अलंकार इनकी जहां पर प्रधानता हो, उसको क्या कहा गया पंडित जी? अवर काव्य। है ना? अब वो दो प्रकार से होता है पंडित, शब्द चित्रम और वाच्य चित्रम। शब्द चित्र मतलब जहां पर शब्दों की चमत्कारिता दिखाई दे, और जहां पर वाच्य अर्थात अर्थ की चमत्कारिता हो, लेकिन दोनों जगह आपका व्यंग्य नहीं होगा। दो भेद है इसके अवर काव्य के, ठीक है ना? अव्यंगम अर्थात स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम, पढ़ रहे थे ना अभी, प्रतीयमान अर्थ अर्थात व्यंग्य अर्थ। ठीक है, जहां पर हाँ प्रतीयमान अर्थ की स्फुट प्रतीति नहीं होगी, उससे रहित होगा, उसको अवर काव्य यानी अधम काव्य कहा जाएगा। ठीक है पंडित जी? ठीक है। तथा च अव्यंग्यम काव्यम अवरम अधमम स्मृतम तदेव बोधैः विद्वद्भिः चित्रमिति कथितम। उसको चित्र काव्य कहा गया। वो दो प्रकार का है, चित्रम द्विविधम, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम च। वह चित्र काव्य अधम काव्य दो प्रकार का है, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। ठीक है ना? गुण और अलंकार दिखाई देंगे आपको उसमें, माधुरी आदि गुण और अलंकार दिखाई देंगे, लेकिन आपको इसकी प्रतीति, व्यंग्य की प्रतीति नहीं होगी। नहीं। ठीक है ना? अब देखिए शब्द की चमत्कृति है कि नहीं यहाँ पे? स्वच्छंदोच्छल दच्छक अच्छकोहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकान्ना यवा विद्या दुद्य दुदार दुर्धर दरी दीर्घा दरिद्रद्युमा है द्रोहो द्रेक महोर्मिह, क्या आगे? मैं दुर्मदा। मिह द्रोहो द्रेक महोर्मिह महो मिमेर दुर्मदा मंदाकिनी मंता। अर्थात तो ये मंदाकिनी क्या करें, मेरी बुद्धि से मंदताम अपहरति, हर लें, समाप्त कर दें। क्या क्या है देखिए, व्यंग्य सुनाई दे रहा है कहीं पे, कहीं दिखाई दे रहा है आपको व्यंग्य? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं इसका व्यंग्य से जी। केवल क्या शब्द की चमत्कृति है कि नहीं? अरे बोलो महाराज। जी सर। जी भैया। जी सर। जी महोदय। चलिए तो याद रखिएगा, शब्द चित्र का उदाहरण कौन सा है? स्वच्छंदोच्छल। और आगे आने वाला आपका अगला उदाहरण
वो तो दिया है शायद अपने में ना। जी भैया। वो तो वहां दिया है, एक ही पेज नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगला देखिए, अर्थ चित्र का उदाहरण बता रहे हैं, म्यूट कर लीजिए पंडित जी। विनिर्गतम मानदम आत्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य यदर्च्छयापि ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षी भीयामरावती। कितना भय है इसका, कितना भय है भाई, बलवान का भय होता है, ये तो बात है। हयग्रीव, हयग्रीव को जानते हैं कौन था? हयग्रीव कौन था? राक्षस जिन्होंने वेद को चुराया था। वही, उस हयग्रीव के भय से क्या कर रहा है पता है? वही कह रहे हैं, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य यदेच्छयापियम ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षी भीयामरावती। अर्थात जो इंद्र है आपका, वो उसके भय से, उसको जब पता पड़ा कि वो अपने आत्म मंदिरात, अर्थात अपने घर से मंदिर बोलते हैं घर को, है ना, आत्म मंदिरात, है ना, वो अपने घर से बाहर निकला है बिना मतलब उसके कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, बिना उसके वो बाहर निकला है, तो ऐसा सुन करके है ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला, उसने क्या कर दिया, अपने जो अर्गला थी इंद्र ने, उसको नीचे गिरा दिया, पातिता है, अधाकृता। और जो अमरावती थी वो डर के कारण कैसी प्रतीत होने लगी? भिया अमरावती, अमरावती जानते हैं ना किसका नाम है? अमरावती किसको कहते हैं? आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है, ध्यान नहीं है। अरे अमरावती किसका पर्याय है, बोलो? सर इंद्र की राजधानी, इंद्र की राजधानी, पंडित जी हैं। अरे अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधा स्वराः, किसके पर्याय हैं? सब देवताओं के पर्याय हैं। और उनको रहने की, उनकी जगह क्या कहलाएगी? वो अमरावती नहीं कहलाएगी पंडित जी। महाराज वहां आता है कोश में, पुलो मजा शची इंद्राणी नगरी अमरावती है, ये शची इंद्राणी तो उसके नाम है, और नगरी अमरावती ये सब उसके नाम, किसके नाम है? ये उसकी इंद्र की नगरी के है ना, उसकी राजधानी के। तो राजधानी उसकी कैसी प्रतीत होने लगी? इसके कारण निमीलिताक्षी, वजह से आंखें बंदी की हुई कोई नायिका या कोई व्यक्ति उसके जैसी प्रतीत होने लगी, भय के कारण। समझे? तब देखिए, रस की प्रतीति हो रही है, गुण की प्रति अलंकार है, लेकिन यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई आपको व्यंग्य की प्रतीति हो रही है? बताइए। नहीं नहीं, है ना? किसका उदाहरण है? अर्थचित्र का उदाहरण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विनिर्गतम इत्यादि अर्थचित्र का उदाहरण है। यह काश्मीरी कमेंट का भी प्रणीत हयग्रीवोवध नाटक से उद्धृत है, ठीक है। यहाँ हयग्रीव का वीररस व्यंग्य है, उसी से विवाहवादी इस काव्य में योजना की गई है, तथापि कवि का तात्पर्य विशेष रूप से प्रेक्षा अलंकार में ही है। मतलब उसके द्वार ऐसे बंद किए गए जैसे किसी ने आंखें, डरे हुए किसी व्यक्ति, जैसे हम लोग आंखें बंद कर लेते ना, ऐसे उस अमरावती के द्वार बंद कर दिए गए हैं। अर्गला होती थी पहले, उसको गिरा करके द्वार बंद किए जाते थे, ठीक है। समझ बात? जी सर। तो वही कह रहे हैं, हयग्रीव नाटक का क्या है? हयग्रीव वध के नाटक, जो नाटक है उसका प्रधान नायक तो भगवान है, और जो अभी हयग्रीव है वो क्या है? प्रतिनायक है, और उसका जो उसके वीरत्व का वर्णन किया गया यहाँ पे, तो व्यंग्य यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा करके वो कह रहे हैं कि ये व्यंग्य से रहित है, ठीक है, ठीक है ना? जी भैया। इसीलिए किसका उदाहरण है? अर्थचित्र का या वाच्य चित्र का उदाहरण कहा जा सकता है। तो आपको पता पड़ गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? बस इतना याद रखना है
कि उत्तम काव्य का उदाहरण कौन, एक बार बोल दो फटाफट फटाफट से। उत्तम काव्य का उदाहरण कौन था? एक एक लाइन बोल दो फटाफट से श्लोकों की, है? निशेषच्युत चंदनस्तरतटम, है ना? निशेष च्युत, है ना? उत्तम काव्य का उदाहरण था। मध्यम काव्य का उदाहरण कौन था? मध्यम काव्य का ग्रामम तरुणम तरुण्याम। और अधम काव्य की बात आई जब, तो अधम काव्य के दो भेद किए आपने, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। शब्द चित्र का उदाहरण कौन बना आपका? स्वच्छंदोच्छंद। और वाच्य चित्र का विनिर्गतम विनिर्गतम। ठीक है, ये उदाहरण आपको इतने याद रखना है। हाँ, सामान्य है, याद भी कर सकते हैं श्लोकों को, ऐसी कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। ठीक है, तो पाठ समझ में आया? ये बताइए मोरल ऑफ द स्टोरी सबको। जी महोदय। अच्छा, सर एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर ये जो व्याख्या बता रहे हैं आप बाद में, तो सर वो श्लोक है वो तो याद कर लेंगे, वो व्याख्या भी याद करनी पड़ेगी। कारिका है वो याद कर ले, उसके बाद व्याख्या को व्याख्या ये है, व्याख्या ये है कि कहीं रिटन एग्जाम देना है तो आप तैयार करिए व्याख्या, लेकिन अभी फिलहाल में यदि कहीं रिटन नहीं देना है आपको तो व्याख्या याद करने की जरूरत नहीं है। व्याख्या की याद करने की जरूरत तो रिटन के लिए है। ठीक है, यदि आपके में लगा हुआ है और रिटन एग्जाम आपको देना है, जैसे एचपीएससी में लगा हुआ है, वहां रिटन देना है आपको, तो वहां व्याख्या आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब व्याख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप श्लोक को याद करिए, श्लोक को अच्छे से लगा लीजिए, है ना? कौन किसका विशेषण है, क्या बात है, कैसे उसको अन्वय किया, अन्वय देख लीजिए एक बार, उतने में हो जाएगा, पर्याप्त उतना तो। रिटन देने जा रहे हैं तो उतना तो तैयारी होगी। महोदय यही पूछना हमें भी था, अन्वय मतलब किसका पूरा लिखना पड़े, क्या करना?